हाँ तो दोस्तों, अब कैश फ्लो तो ख़त्म कर चुके, फ़ंड फ्लो चालू करने वाले हैं। एक्चुअली ये दोनों कैश फ्लो और फंड फ्लो सेकंड यूनिट का है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लास्ट शायद कैश फ्लो के लास्ट वीडियो में भी बताया था। खैर जो भी है, फ़ंड फ्लो स्टार्ट करना है तो फ़ंड फ्लो का फॉर्मेट समझेंगे, और अगर जल्दी हो गया तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, जैसे कैश फ्लो बनाते हैं ना, कैश फ्लो से रिलेटेड चीज़ ही है, डिफरेंस बहुत ही कम है कैश फ्लो और फंड फ्लो में। कैश फ्लो में याद करो 3 एक्टिविटी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। एक ही फॉर्मेट में सारा काम हो जाता है, और कुछ वर्किंग नोट चाहिए होते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे। नाम देखो, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड फ्लो स्टेटमेंट। 3 दिख रहे हैं, तीनों का हिंदी नाम भी देख सकते हो। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची, संचालन से कोष, कोष प्रवाह विवरण। ठीक है, तो इन तीनों को ना सीक्वेंस वाइज में ही बनाते हैं। सीक्वेंस वाइज मतलब पहले शेड्यूल, फिर ऑपरेशन, इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन को मैं ऑपरेशन बोलता हूँ, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसको शॉर्टकट में स्टेटमेंट बोलता हूँ। खैर जो भी है, तो ये तीनों को सीक्वेंस में, क्योंकि ये बनेगा, ये बनेगा, इन दोनों का आंसर इसमें शिफ्ट होगा, फिर ये टैली होगा, है ना। जैसे कैश फ्लो में आखिरी में पता कर सकते थे ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश से, वैसे इसमें भी फंड फ्लो का अगर टोटल बराबर आ जाए तो हम पता कर सकते हैं। खैर बात की बात है, पहले शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल का फॉर्मेट दिख रहा होगा। ठीक है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं कैश फ्लो से भी आसान फंड फ्लो को मानता हूँ, और है भी। कैश फ्लो में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और कैश फ्लो से रिलेटेड चीज़ है, तो कैश फ्लो पढ़ने के बाद ये वाला और इजी लगने लगता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते जाओगे। पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कॉलम देखो, अजीब सा लग रहा होगा। पर्टिकुलर एक अमाउंट दिख रहा है और एक चेंज दिख रहा है। पर्टिकुलर में तो डिटेल लिखना पड़ता है। अमाउंट में 2 साल का, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में 2021 का दिया है, करंट ईयर 2021 है तो 2020 प्रीवियस ईयर होगा, तो इन दोनों कॉलम में डेट दिया रहेगा। जैसे मान के चलो करंट ईयर 2023 का है तो प्रीवियस ईयर 2022 का होगा। ठीक है, दिया रहेगा डेट, टेंशन वाली बात नहीं है। और चेंज के अंदर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, बढ़ा तो यहाँ, घटा तो यहाँ। अब इसके बारे में बाद में सोचेंगे, आखिर में बताऊंगा। ठीक है, पहले पर्टिकुलर अमाउंट जिसका 2 कॉलम। ठीक है, बस इसी के बारे में सोचना, और दोनों कॉलम का अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस क्वेश्चन में हमको ये ढूंढना है कि कौन सा करंट एसेट्स, कौन सा करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और वो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता ही रहता है यार। कुछ करंट एसेट्स के नाम, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर, बिल्स रिसीवल, स्टॉक, एक्रूड, प्रीपेड, और भी बहुत होंगे यार, हमें क्या मालूम, है ना। अच्छा, जैसे पिछले चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स में कंसिडर नहीं करते थे, उससे आंसर टैली करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी करंट एसेट्स दिखते हैं सब करंट एसेट्स मान के चलना। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। देखो मैंने कुछ लिखा भी है ना। करंट एसेट्स ए नंबर। ठीक है, इसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री जिसको स्टॉक भी कहते हैं, डेटर, बिल्स रिसीवल या ट्रेड रिसीवल, बहुत सारे नाम है इसके, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सब का 2-2 साल का अमाउंट दिया रहेगा। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दिया रहेगा, जितना दिया होगा उतना लिखना, टोटल लगाना, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है। इतना ही है, वैसे इतना ही होता है, और अगर कुछ हो तो लिख देना, तो लिख के जोड़ देना, बी नंबर आ जाएगा। देखो बी लिख दिया मैंने, दोनों साल का। ठीक है, फिर सी, ये खास है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ना ए माइनस बी करना पड़ता है। देखो, ठीक है, ये रहा ए, मतलब ये वाला, और ये बी, ये वाला, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, उसी तरह इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। आसान है, कुछ खास नहीं करना। ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, ये आया, ये अमाउंट, ये माइनस ये अमाउंट। अरे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। एक रेशियो वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर फॉर्मूला में फेमस फॉर्मूला ये, उससे भी पता चल जाएगा। फिर अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बहुत। इतना कर लिए, लिख लिख के छाप दिया, टोटल लगाया, माइनस माइनस किया, वर्किंग कैपिटल आ गया। मान के चलो ये वर्किंग कैपिटल का जो 2 अमाउंट दिख रहा है, एक आया 4,000, एक आया 5,000। पहले 4 था फिर 5, बताओ तो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा 1,000, तो हम यहाँ आंसर भी लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और अगर मान के चलो पहले 4 था फिर 3 हो गया,
4,000 था पहले, 3,000 हो गया, 1,000 कम हुआ है, तो लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब आंसर या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। ठीक है, बढ़ा होगा तो इंक्रीज लिखना, घटा होगा तो डिक्रीज लिखना। WC मतलब वर्किंग कैपिटल, मेरे पास जगह कम था, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, फिर या तो इंक्रीज आएगा या तो डिक्रीज आएगा ना, ध्यान रखना। जो भी है टोटल वोटल करके बराबर कर लेना, अपने आप हो जाएगा। फिर ये दोनों कॉलम ना मुझे बकवास लगता है, लेकिन है फॉर्मेट में, बनाना पड़ता है तो बनाएंगे, और क्या, खास कुछ नहीं करना पड़ता। करंट एसेट्स में कंपेयर करते जाएंगे हर किसी को, जैसे इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे। अगर बढ़ गया तो इंक्रीज़ वाले कॉलम में डालो, अगर घट गया कोई चीज़ तो डिक्रीज़ वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे मान के चलो 10 से 12 हो गया तो 2,000 यहाँ आएगा। फिर मान के चलो ये वाला बीच का है ना, 15 से 14 हो गया, 1,000 कम हो गया तो डिक्रीज़ वाले कॉलम में आएगा। बस ऐसे ही सोच के बस डिफरेंस अमाउंट को या तो इंक्रीज़ में या तो डिक्रीज़ में लिखते जाना है। करंट एसेट्स के लिए सीधा चलाना है, बढ़ा तो इंक्रीज में, घटा तो डिक्रीज में चलेगा। लेकिन करंट लायबिलिटी में देखो, करंट लायबिलिटी में ये भी सेम कंपेयर कर करके इंक्रीज डिक्रीज में लिखना है। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी का कोई चीज़ बढ़ा है तो डिक्रीज में लिखो, घटा है तो इंक्रीज में लिखो। थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन है आसान, बढ़ा है तो डिक्रीज, घटा है तो इंक्रीज। फिर इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल के देखना, किसी साइड कम ज़्यादा होगा, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज जितना ही आता है ना तो इतना ही यहाँ पे आता है, फिर टोटल कर लेना। तो ये आखिरी का 2 कॉलम मुझे बकवास लगता है, फिर भी बनाना पड़ेगा, मार्क्स तभी मिलेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मेट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सब पढ़ चुके हो। पता है कहाँ पर, याद करो, कैश फ्लो याद आ रहा है। कैश फ्लो में 3 पार्ट थे, ये फर्स्ट पार्ट है। बस ये फर्स्ट पार्ट के अंदर जितना भी कुछ था ना, सब यहाँ पे, उसी को बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, अलग कुछ नहीं है। वही सब देख लो, इंक्रीज या डिक्रीज इन PL रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग, कॉलम नॉर्मल्स है, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर हेडिंग है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। गुडविल, पेटेंट, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, डेप्री, लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़, डिविडेंड रिसीव भी डाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के अंदर जो जो था, मतलब वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो जो था वो ऑपरेशंस में ही है, नाम भी लगभग सेम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेशंस, ऐसे याद रख सकते हो यार। तो पहला फॉर्मेट थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, दूसरा कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस देखने का नज़रिया बदलो, सब समझ जाओगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये खास है। अच्छा, एक अकाउंट के फॉर्म में दिख रहा होगा, लेकिन ये अकाउंट नहीं है। अगर अकाउंट होता तो मैं यहाँ 2 बाय लिखता, ये इस साइड 2 लिखते थे, इस साइड बाय, नहीं लिखा हो ना, मतलब ये अकाउंट नहीं है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, एक तरह का स्टेटमेंट है। सारे पैसे जितने भी कंपनी के पास कहीं से ही पैसे आते हैं, सोर्सेस में लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। अगर अकाउंट होता तो वैसे भी जानते हो यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट होता, अकाउंट नहीं है ना, इसलिए सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन को यूजेस भी कह सकते हैं, USAGE। ठीक है, सोर्स और एप्लीकेशन चलेगा। कहीं से ही पैसा आया यहाँ पे सोर्स में, कहीं पैसा गया तो एप्लीकेशन, डन। सिंपल सा तरीका, और कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाए, उसका प्लस माइनस करके बहुत सारा चीज़ लास्ट में आंसर आया, मैं देखो मैंने शॉर्टकट में FFO लिख दिया, ये आंसर आएगा, उसको सबसे पहले यहाँ लिखना सोर्सेस में। फिर याद करो शेड्यूल बनाए थे, उसका आंसर या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, दिख रहा है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। इंक्रीज आया तो देखो एप्लीकेशन में लिखा है, और डिक्रीज आया तो देखो सोर्सेस में लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ का आंसर यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ का आंसर या तो यहाँ, इंक्रीज तो एप्लीकेशन में, डिक्रीज तो सोर्सेस में। उसके बाद क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, कहीं से भी कहीं कुछ पैसा वैसा आता है तो सोर्स में, कहीं को कुछ पैसा जाता है तो एप्लीकेशन में। जैसे अपन शेयर इशू किए, पैसा आता है, सोर्स में आया। डिवेंचर इशू किए, ये भी पैसा आया। लोन लिए, पैसा आया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने पहले परचेस लिखा था, काट दिया, सेल लिखना, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, FA मतलब फिक्स्ड एसेट्स है ना, कुछ भी बेचते हैं तो पैसा आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग किए, पैसा आया। डिविडेंड मिला, पैसा आया। जो भी पैसा आता है सोर्स। और एप्लीकेशन में कहीं को भी पैसा गया तो एप्लीकेशन है ना। सबसे पहले परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पैसा गया। रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब पैसा वापस कर रहे शेयर और डिवेंचर का। उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ देखो लोन टेकन था, यहाँ रिपेमेंट। टैक्स पे किया, डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, दुनिया भर का चीज़। फिर दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो खुश हो जाना। ये बैलेंस शीट की तरह ट्रीट करता है, मान के चलो। इक्वल आ गया तो ठीक, वरना गलत। इसके अलावा ये तो फॉर्मेट है,
इसके अलावा मुझे वर्किंग नोट्स भी लिखवाने हैं, लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि याद करो जो कैश फ्लो में वर्किंग नोट्स देखे थे ये रहा, ये बहुत सारे है ना, इन सब को दोबारा लिखना। हालांकि तुम लोग कैश फ्लो पढ़ चुके हो, कैश फ्लो में ना बहुत सारी चीज़ काम नहीं आया था। एक प्रोविज़न फॉर टैक्स काम आया था और एक फिक्स्ड एसेट्स काम आया था, बाकी कुछ काम नहीं आया था। हाँ, काम आता नहीं है वैसे भी, बस मैंने सहूलियत के लिए बना दिया था कि यार बाद में बोल दोगे यार वर्किंग नोट कहाँ है, वर्किंग नोट कहाँ है। ठीक है, तो चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं बना सकते हो, लेकिन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन्हीं वर्किंग नोट्स को वहाँ प्रेजेंट करना है। इसके वर्किंग नोट में वर्किंग नोट अलग नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है। ठीक है, इसका फ़ोटो खींच के भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इज्जत से नोट कर लेना। और मैं अभी इसी वीडियो में काम करता हूँ, क्वेश्चन भी चालू कर देता हूँ। एक आध क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व हो ही सकता है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट में वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं कॉलम खींचने वाला हूँ। ठीक है, हाँ तो मैंने कॉलम खींच लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला है, मेरे पास PDF बनाया हुआ है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वही शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, पहले के 7-8 क्वेश्चन, शायद 9-10 क्वेश्चन होंगे ऐसे है जिसमें या तो शेड्यूल बनाने बोला है या तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सब कुछ नहीं बनाने बोला है। सब कुछ का मतलब जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट तक आखिरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे क्वेश्चन है पहले के। ठीक है, और ये छोटे क्वेश्चंस ऑटोनोमस के लिए वैल्यूएबल है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो बड़े क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, ऑटोनोमस एग्जाम जो इनका भी है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज या छत्तीसगढ़ कॉलेज, वो लोग छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर लेना। हाँ, लेकिन बड़े क्वेश्चंस ईमानदारी से पढ़ेंगे, पर ना पहले छोटे क्वेश्चंस देखो, कुछ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते। हाँ, तो 31 मार्च क्वेश्चन देखना, अपने अपने बुक से देख लेना। 31 मार्च 21 और 22 को निम्नांकित संक्षिप्तीकरण चिट्ठे से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार कीजिए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखा है, थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? नहीं यार, ठीक है। तो मुझे बस इतना बताना कौन सा करंट एसेट्स, कौन सा करंट लायबिलिटी, बस चलेगा। तो देखो, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डेटर करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवल भी करंट एसेट्स, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जानते हो, हिंदी में लिखा भी है, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी करंट एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, तो बस जो करंट एसेट्स है उसको ढूंढो और लिखो। तो करंट एसेट्स पहले कौन कौन से दिख रहा है? डेटर है, बिल्स रिसीवल है, प्रीपेड है, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 चीज़ है। सन्ड्री, डेटर, फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट भी लिखूंगा मैं, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता तो करंट एसेट्स नहीं होता। खैर जो भी है, तो अमाउंट भी लिख लेता हूँ। चलो, अमाउंट में तुम लोग बुक से देख लो, मैं ऐसे ही देख देख के लिख रहा हूँ। डेटर है 31, 150, तो जो भी दिया है अमाउंट बिना सोचे लिखते जाना। यहाँ 31, यहाँ 150, में थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। बिल्स रिसीवल 13,000, 11,000, प्रीपेड एक्सपेंस 1500 और 2000, फिर इन्वेंट्री 160, 140, और यहाँ पे डैश था, यहाँ पे 30,000। फिर ये लाइन खींच देना यहाँ, ऐसा ए नंबर आ जाएगा। टोटल भी कर लेते हैं, 1,30,000, 13,000, 1500 और 1,60,000। यहाँ आ रहा है 3,04,500। इसी तरह 2022 का भी देख लेते हैं, 2,000, 1,40,000 और 30,000, तो आएगा हमारा 333,000। चलो, करंट एसेट्स आ गया। बी नंबर डालते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। इज्जत से हेडिंग वेडिंग बना लेना। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर दिख रहा है, बिल्स पेबल दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग 3 ही है। पूरा नाम लिख लेना, सन्ड्री, क्रेडिटर जो भी है, बिल्स पेबल दिख रहा है, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर अपना 70 से 80 है, यहाँ 70, यहाँ 80।
फिर बिल्स पेबल है 10,000 और 8,000 और एक आउटस्टैंडिंग है 3,000 और 2,500। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, बी नंबर आ जाएगा, मतलब पूरा नहीं बस इन तीन को, ठीक है। 70 10 80 और 3 83,000, 90,500 ऐसे ही जोड़ लेना, ठीक है। फिर सी नंबर आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ए माइनस बी यहाँ लिखेंगे, उसी तरह ये माइनस ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं 3,04,500 माइनस 83,000 तो आएगा हमारा 2,21,500। दिख रहा है आंसर में नीचे देखो, 2,21,500। दूसरे का 2,42,500 आएगा, देखो 333,000 माइनस कितना है 90,500, 2,42,500। अब ज़रा कंपेयर करो, पहले 2,21 था फिर 2,42 हो गया, बढ़ा कि कम हुआ? जाहिर सी बात है बढ़ा है ना, बढ़ा है तो घटा के देख लो कितना बढ़ा है। 2,21,500, 21,000 बढ़ा तो 21,000 बढ़ा तो इधर लिखेंगे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। अगर घटता तो डिक्रीज लिखते, और जिस साइड कम है उस साइड लिखना। 21,000 बचा ना, 21,000 इस साइड कम दिख रहा है, इस साइड लिख देना, फिर टोटल करके क्लोज। थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचना था मुझे, खैर जो भी हो, है ना। यहाँ लिख देना टोटल, यहाँ डैश 2,42,500 आ गया, यहाँ भी, ठीक है। आसान है, आंसर आ चुका है। आंसर ये मेन 21,000 है, लेकिन इन दोनों कॉलम को भी भरना है तो आसान सा तरीका है, करंट एसेट्स में सीधा चलाना। अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो इंक्रीज़ में, घटता है तो डिक्रीज़ में, लेकिन करंट लायबिलिटी में उल्टा, बढ़ा तो डिक्रीज़ में, घटा तो इंक्रीज़ में, चलेगा। देखते जाओ, 1,30 से 1,50, 20,000 बढ़ा, 20,000 लिख देंगे अपन इंक्रीज़ में। 13 से 11, 2,000 कम हुआ, 2,000 जाएगा डिक्रीज़ में। 1,500 से 2,000, 500 बढ़ा, 500 आएगा इंक्रीज़ में। 1,60 से 1,40, 20,000 कम हुआ, 20,000 जाएगा डिक्रीज़ में। और ये पूरा पूरा बढ़ा, पहले 0 था फिर 30 हुआ, है ना, तो 30,000 पूरा इंक्रीज़ में जाएगा। यहाँ डैश टोटल का नहीं करते ना, टोटल छोड़ दो, सिर्फ अंदर के आइटम्स। एक क्रेडिटर दे 70 से 80 बढ़ा है तो आएगा डिक्रीज़ में, इसमें उल्टा चलाते, ध्यान रखना। 10 से 8 कम हुआ है तो इंक्रीज़ में आ जाएगा। 2,000 से 2,500, 500 कम हुआ है तो ये भी इंक्रीज़ में आ जाएगा। आप कुछ यहाँ का टोटल करके डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 20,000 प्लस 500 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 500, इस साइड का टोटल हो रहा है हमारा 53,000, 53,000 याद रखना, ठीक है। उस साइड का देखते, 10 20 3 और 32, यहाँ 53,000 है और वहाँ पे 32,000 है। डिफरेंस 21 का है ना, और कम किस साइड है? उस साइड 21,000 और टोटल 53,000। तो आंसर तो मालूम यहाँ से भी चलता है, इसको दोबारा बना के बस वेरीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन, देखो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाने जिसमें सिर्फ शेड्यूल बनाना पड़े, तो कुछ क्वेश्चन बस पढ़ पढ़ के समझाऊंगा, बस इतना पहचानना कौन सा करंट एसेट्स कौन सा करंट लायबिलिटी, सारे क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट करने, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते जाना और मुझे जवाब देना। अपने बुक में देख सकते हो, देखो निम्न सूचनाओं से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची बनाइए, ठीक है। हाँ, शेयर कैपिटल करंट लाइबिलिटी नहीं होता। ट्रेड पेबल के नीचे क्रेडिटर दिख रहा है, बिल्स पेबल दिख रहा है, ये दोनों अपना करंट लाइबिलिटी है, चलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी नहीं होता, एक तरह का लोन होता है, पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके थे। उसके अलावा रिटर्न अर्निंग, ये तो इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं, इसको भी छोड़ दो, मतलब हमको सिर्फ शेड्यूल बनाना है ना, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल, ये दोनों अपना करंट लाइबिलिटी। तो सेकंड नंबर के नीचे क्रेडिटर बिल्स पेबल और कुछ नहीं, डन। करंट एसेट्स का देखते, करंट एसेट्स के लिए कैश दिया, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, ये तीनों अपना करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में 3 आइटम आएगा, करंट लायबिलिटी में अपना 2 आइटम आएगा, चलेगा। फिर ऐसे ही शेड्यूल बना के पूरा डिफरेंस सर्विस निकालना, कोशिश करना, आंसर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फालतू अंदर चीज, सीधा देखो करंट लायबिलिटी दिख रहा है आखिरी में, ट्रेड पेबल दिखा, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, बस करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, ठीक है। करंट एसेट्स में देखो 1 2 3 आइटम है, दिख रहा है, बस मिल गया। करंट एसेट्स में 3, करंट लायबिलिटी में 1, खत्म कर लेना खुद से। चलो चौथा क्वेश्चन, हाँ इसमें दिया नहीं, अलग से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। वही कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करे, लिखा भी है। बिल्डिंग ये अपना नॉन करंट एसेट्स होता है, छोड़ दो इसको, काम का नहीं है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बी नंबर में लेंगे। डेटर करंट एसेट्स है, ए नंबर में। कैश
ये भी करंट एसेट्स है। ए नंबर। बिल्स रिसीवल करंट एसेट्स, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। फर्नीचर अपना नॉन करंट एसेट्स से छोड़ सकते हैं। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है। तो दो ही चीज़ छूटेगा इस क्वेश्चन में, एक स्टार्टिंग का बिल्डिंग और यहाँ का फर्नीचर, चलेगा, बाकी सब कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी कौन कौन से थे, एक बिल्स पेबल था और एक क्रेडिटर था, बाकी डेटर, कैश, बिल्स रिसीवल और इन्वेंट्रीज लास्ट का। ये चारों करंट एसेट्स है, 4 करंट एसेट्स है, 2 करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5। अच्छा, क्वेश्चन 5 से फंड फ्रॉम ऑपरेशन मैं इसको अलग वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो पहले वीडियो में इतना निपटाओ, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।